नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, 6 मार्च को किसान आंदोलन के, दिल्ली बॉर्डर सीज के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, शतक लगने जा रहा है। लेकिन हम इस मसले के समाधान की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। पिछले 1.5 महीने से दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार की बातचीत, किसी भी प्रकार की वार्ता आयोजित नहीं हो सकी है। इसके कारण दिल्ली के तीनों बॉर्डर सीज पड़े हुए हैं। सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश। किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब इसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अब ये भयानक सर्दियां झेलने के बाद ये आंदोलन अब गर्मियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आंदोलन दिनों दिन बड़ा और भीषण होता जा रहा है और यह चिंता का विषय है। चिंता इस बात पे की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं लौट रहे हैं। चिंता इस बात पर भी की जानी चाहिए कि यह आंदोलन क्या अनिश्चित काल के लिए है और इस तरह के आंदोलन समाज पर क्या असर डालते हैं। और चिंता इस बात पर भी की जानी चाहिए कि सरकार इन कानूनों को लेकर इतनी अड़ी हुई क्यों है। इस पूरे मसले का समाधान निकालने में हम सब में सरकार भी आती है, विफल क्यों है। जब हम मुश्किल से मुश्किल मामलों का समाधान खोज सकते हैं बातचीत के रास्ते, तो आखिर इस मसले का समाधान न खोजा जाना, इस मसले का कोई समाधान न निकलना, यह चिंता के स्तर को और बढ़ाता है। क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन समाज में अच्छा संदेश नहीं देते हैं। समाज में अंदरूनी विघटन होता है इस तरह के आंदोलन। किसी भी कानून को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से असहमति होना एक विषय है, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई आंदोलन चलना, वो भी पूरे देश भर में फैलना और सरकार का उस पर आंख बंद किए रहना, यह अचरज से भरी बात है। यह आश्चर्य में डालती है और यह बताती है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर 26 जनवरी के बाद बातचीत के रास्ते क्यों बंद कर रही है, बातचीत के प्रोसेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या यह बेहतर नहीं होता और यह क्या अच्छा विकल्प नहीं होता कि सरकार वापस बातचीत को शुरू करे, विज्ञान भवन में किसान यूनियंस को बुलाया जाए और बातचीत के रास्ते खोजे जाएं। मैं हमेशा से यह मानता रहा हूं और यह सच के करीब भी है कि किसी भी डेमोक्रेसी में पेचीदा से पेचीदा मसलों का समाधान भी बातचीत के रास्ते हो सकता है। तो फिर क्या कारण है कि किसान यूनियन और सरकार बातचीत के रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। जब तक बात नहीं होगी तब तक बात बनेगी भी नहीं, और बात बनाने के लिए बात करनी होगी, तभी बात बनेगी। क्योंकि जब तक दोनों पक्षों में बातचीत नहीं होगी तब तक हम इसके संपूर्ण समाधान के बारे में सोच भी नहीं सकते। तमाम लोग कहते हैं इस मसले पर राजनीति हो रही है, तो राजनीति इस देश में किस मुद्दे को लेकर नहीं होती है। भारत तो इकलौता देश है जिसमें कोरोना पर भी पॉलिटिक्स हो गई। तो किसान आंदोलन तो देश के 133 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा, इस पर पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी। फिर विपक्षी दलों का और पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही क्या है अगर वो किसानों के, गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के और सैलरीड क्लास के इश्यूज को रेज न करें तो फिर वो क्या करेंगे। तो जिनका काम राजनीति करने का, वो तो राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, भारत की सरकार और भारतीय किसानों से जुड़ी हुई यूनियनें। चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, तमाम संगठन हो और सिविल सोसाइटी, इन सब का भी कर्तव्य बनता है कि सरकार और किसान यूनियन को बातचीत की टेबल पर लौटाएं, वापस लाएं और बातचीत के क्रम को शुरू करें। यह बातचीत का ही करिश्मा था कि किसान और सरकार इस मसले पर पहुंचे थे कि इस कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। यह विकल्प कहां से आया था? आसमान से नहीं आया था, जमीन फाड़कर भी नहीं आया था, समुद्र से मंथन से भी नहीं निकला था, यह बातचीत के मंथन से निकला था।
एक विकल्प तो आया ना, तो कहां से आया? बातचीत से आया। तो क्या हम वापस बातचीत नहीं कर सकते? हो सकता है कि हम कोई और अच्छा समाधान ले आए, और हो सकता है कि हम किसान भाइयों की नाराजगी को खत्म कर सकें। हो सकता है कि हम बातचीत से बात बने और दिल्ली के 3 बॉर्डर जो सीज पड़े हुए हैं पिछले 100 दिनों से, हम उन्हें वापस खोल पाएं, जनजीवन सामान्य तौर पर बहाल हो, किसान भाई अपने घरों को और खेतों को लौटें, इस देश के लिए अन्न उपजाएं, राष्ट्र की सेवा में फिर से जुटें। हमें क्या इसके लिए गंभीर पहल की आवश्यकता नहीं है? हमें मतलब सरकार शासक होती है, प्रथम दायित्व तो सरकार का होता है। जो हुआ उसको दोनों पक्ष भूलें और नए सिरे से बातचीत का क्रम शुरू करें। एक बार सरकार और किसान यूनियन आ गई बातचीत के टेबल पे वापस, तो ये जो आरोप लगते हैं कि फला राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, वो उकसा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, वो पत्थर चला रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये सब पर भी विराम लगेगा। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या हालात है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े बड़े मंत्री, सूरमा, यशस्वी, तपस्वी, ये सब वहां पर फ्री ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं, किसानों की पंचायतें आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, किसानों के गांव नहीं जा रहे हैं, अधिकतर का तो वहां बहिष्कार चल रहा है। कोई इनको बुला लेता है घर में तो उस पर जुर्माना लगा देती है पंचायत, खाप लोग उन पर जुर्माना लगा देते हैं। तो इस स्थिति में जब विरोध के हालात पहुंचे हैं, तो हम क्या समाधान के बारे में ना सोचें? क्या राजनीति सिर्फ इसलिए की जाएगी कि हमने कानून बना दिया तो हम उस बात पर अडिग रहेंगे? कभी कभी कदम पीछे कर लेना भी बुद्धिमानी कहलाती है, और कई बार ऐसा होता है। आपको ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं जिसमें आपको लगता तो है कि ये सही है, लेकिन लोकतंत्र में जनभावना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर आप इन सब चीजों को खारिज भी करते हैं, ओके ठीक, खारिज करते हैं, बट बातचीत की टेबल पे लौटें। और मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि एक बार अगर इनमें बातचीत शुरू हो गई दोनों पक्षों में, निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान निश्चित निकलेगा। बात तब बिगड़ती है जब बात नहीं होती है, और बात तब बनती है जब बात होती है। तो बात से बात क्यों नहीं बनाई जा रही है? बनाई जानी चाहिए। बात बिगड़ने से बात नहीं बनेगी, बात करने से बात बनेगी। इस किसान आंदोलन के लिए संदेश ही यही है। आप देख रहे होंगे कि अब ये सिर्फ गाजीपुर, टिकरी या सिंघू बॉर्डर पे नहीं है। मेरे पास राकेश टिकैत का प्रोग्राम है, पूरे देश भर में ये सज्जन घूम रहे हैं, हर जगह पंचायतें कर रहे हैं। जो बात दिल्ली बॉर्डर पर सीमित थी, अब वो पूरे देश में जा रही है। इससे किसका भला हो रहा है? क्या सरकार का भला हो रहा है? क्या समाज का भला हो रहा है? विषय इस बात पर खोजा जाना चाहिए कि इसका हल निकाला जाए, क्योंकि यह नाराजगी व्यापक रूप से फैल रही है। किसानों को डिस्क्रेडिट करके उनके आंदोलन को बदनाम करने, ये सब कोई भी हथकंडे अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि यह आंदोलन भी अब स्थापित हो चुका है। मैंने तो इतना बड़ा आंदोलन और इस तरह का दृढ़ प्रतिज्ञा आंदोलन पहली बार देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह आंदोलन आत्मनिर्भर है, इस पर किसी निर्भरता नहीं है। खाना भी अपना है, व्यवस्था भी अपनी है, सब कुछ आत्मनिर्भर है। शायद ये भारत के इतिहास का पहला आत्मनिर्भर आंदोलन होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए। भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें वापस बातचीत की टेबल पर आएं, समाधान निकालें, बातचीत करें और बातचीत से बात बनाएं, क्योंकि ये देश इतने दिनों तक अपने अन्नदाताओं का आंदोलन अब आगे झेलने की स्थिति में नहीं है। गर्मियां आ रही हैं, 200 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों ने दिल्ली बॉर्डर पर शहादत दी है। यह बड़ी तकलीफ का विषय है, बड़ा दर्द होता है जब इनके बारे में आप सोचिए। इनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है, यह अंतहीन सिलसिला है। तो यह अंतहीन सिलसिला अब बंद होना चाहिए और बातचीत के टेबल पर दोनों पक्ष लौटें। हमें यह प्रयास करना चाहिए। आज के कुछ बयान सुनिए, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं।
हम तो किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही, अभी तो ये आंदोलन है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट देश में तय होने चाहिए। हमने 20 दिन पहला आटा यहाँ पर लिया बाजरे का, वो 65 रुपये किलो आया और किसान का 11 रुपये किलो बिक रहा। तो बीच में कहाँ जा रहा? ये जो कंपनियां आ रही है ना बड़ी बड़ी, ये और ज़्यादा हालात ख़राब करेगी, पूरे अनाज को होल्ड करेगी, महंगाई बढ़ाएगी। सरकार दरवाजे खोल करके बैठी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कृषि कानूनों पर अमल करने पर रोक लगा करके रखी है। इस समय आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। अब मुझे लगता है कि इस आंदोलन को देश के किसानों का समर्थन नहीं है। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा और बाद में किसानों की ज़मीनें खरीद ली जाएंगी। उन्हें अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तंत्र बनाया गया। और योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए हैं, बड़े लोग और ताकतवर हुए हैं देश में और प्रदेश में। ये गरीब किसान के लिए, छोटा किसान मजदूर के लिए इन बिलों में कुछ नहीं, इन कानूनों में कुछ नहीं है। आपने 20 जनवरी के बाद एक भी बातचीत का मौका भेजा उनको, एक भी न्योता भेजा? नहीं भेजा। तो मुझे ऐसा लगता है पहले किसानों को उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना, फिर उनको थकाने की कोशिश करना, फिर उनके पीछे NIA भेजना, फिर उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करना, आप सब कुछ करके हार जाइए। ये देश का किसान है, ये धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है, आपको तो ये नाको चने चबवा देगा। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, इमरान लतीफ़ आम आदमी पार्टी से और ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। 20 जनवरी के बाद भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें ये आपस में नहीं बैठी। मेरा ये मत है कि जब आप बातचीत के टेबल पर आते हैं तो कोई ना कोई समाधान, कोई रास्ते निकलते हैं। जैसे कि एक रास्ता निकला था, भारत की सरकार ने भी सुझाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाया था, यानी एक विकल्प निकला था। अगर ये बातचीत का क्रम शुरू रहता 20 जनवरी के बाद, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी रास्ते पर या समाधान तक पहुंचते। बात न करना क्या कोई विकल्प है? और बात न करने से क्या आपको लगता है कि बात बनेगी? देखिए ब्रजेश जी, भूमिका में जिस प्रकार की रिपोर्ट आपके यहाँ से जाती है वो बिल्कुल सच्चाई को दूध का दूध, पानी का पानी आप कर देते हैं। इसके लिए आपकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी। 250 किसानों की शहादत हो चुकी है, 2 लाख किसान जो है दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं, लगभग 100 दिन का वक्त बीत गया है, लेकिन 22 जनवरी 1.5 महीना लगभग हो गया है जब से वार्ता नहीं हुई है, और सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि हमें सीलबंद लिफाफे में 300 सीटें दे दी गई हैं। अब 2024 तक हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जो मर्जी इस देश में करें। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता है। दिल्ली के आसपास के 4-5 राज्यों में 500 किलोमीटर के घेरे में लाखों लाख लोगों की जो है बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अंदर से तो ये डर रहे हैं, इनका प्रवेश बंद हो चुका है, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। डर तो रहे, लेकिन इनको यह भी लग रहा है कि 2024 तक हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम जो मर्जी करें। और लोक लाज से लोक राज चलता है, ये सिद्धांत भी जो कहा जाता है उसको भी तो ये भूल पुष्पेंद्र चुके जी हैं। एक काम ऐसा और कर अब लेते हैं, हमारा चलिए एक विकल्प मैं सुझाता हूं जी। मैं कह रहा हूं कि भारत की सरकार आपको बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं कर रही है। हालांकि इसके पहले उन्होंने कई बार आमंत्रित किया था 20 जनवरी तक। तो इस बार आप लोग पहल करिए और सरकार से कहिए कि हम बातचीत करने आना चाहते हैं। एक बार बातचीत की टेबल पर तो लौटिए। जी बिल्कुल ठीक है। मैं तो अभी आपके कार्यक्रम जो बहुत पॉपुलर है, बहुत देश विदेश में देखा जाता है, उसके माध्यम से अपील करता हूं कि हमें बताएं कि हम किस दिन, किस समय, किस स्थान पर वार्ता के लिए आए। हम वार्ता के लिए तैयार बैठे हैं, हम वार्ता से पीछे नहीं हट रहे हैं। ना ही हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आंदोलन ही हमारा मकसद है, हमारा मकसद हल निकालना है। वार्ता से किसान पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन जिस प्रकार का जो है तानाशाही रवैया, दमनकारी रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है, उसके लिए जो अगला स्टेप है हमारा, वो है कानूनी रूप से और वोट के माध्यम से प्रभावित करना। उसके लिए हम जा रहे हैं। भाई, जो जनता है उसकी हुंकार से तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। मैं 4 लाइनें रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़ना सुनाता हूं।
उससे अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो इन्होंने कहा था कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अंत में इनकी गद्दी जब तक नहीं छीनी जाएगी ये मानेंगे नहीं, ये हमने देख लिया है। हर चुनाव में इनको हराने का काम हम करने जा रहे हैं। समीर सिंह जी, 100 दिन हो गए, 6 मार्च को 100 दिन पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन के। अब तक आप लोग इसका कोई समाधान देश को नहीं दे पाए हैं, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, किसी आंदोलन का तो समाधान हो सकता है बातचीत से, लेकिन जिद का समाधान नहीं होता। ये आंदोलन नहीं है, ये जिद है, और जिद का समाधान जो जिद पर बैठता है वही कर पाता है, दूसरा कोई नहीं कर पाता। देखिए, आपने कहा वार्ता शुरू होनी चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 9 से 10 राउंड की वार्ता किसानों से की, विभिन्न संगठनों से की, पक्ष की, विपक्ष की, और एक बात उन्होंने कहा कि भाई काला क्या है आप ये बता दो। आज तक किसान यूनियन के लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब ये काला है, ऐसे कर दीजिए तो ये लाल और पीला हो जाएगा, किसानों की खुशहाली आ जाएगी। जिद से आंदोलन नहीं होता है। ब्रजेश जी, मैं बड़े सलीके से कहना चाहता हूँ, हम सब भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, हम उसी में से निकल के आए। आंदोलन के कई रूप होते हैं, हमने भी आंदोलन किया, मैं विद्यार्थी राजनीति किया। किसी पार्टी और किसी जिम्मेदार संगठन का आंदोलन का स्वरूप 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली के लाल किले और दिल्ली की सड़कों पर हुआ और दिल्ली के पुलिस के साथ हुआ, क्या वो आंदोलन का स्वरूप था? इसका जवाब कोई क्यों नहीं देता? लाल किले के अंदर जो तिरंगे का अपमान किया गया, क्या यह किसान आंदोलन था? हमने भी छात्र आंदोलन किया, हमने भी पार्टी के साथ आंदोलन किया। रही बात किसानों की, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है, और मैं चाहता हूं कि इसका आप सीधा जवाब भी दें। क्या आप चाहते हैं कि ये आंदोलन अब अंतहीन हो, अनिश्चितकालीन हो, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ब्रजेश जी, इस आंदोलन में कोई दम ही नहीं है। ओके, ये आर्टिफिशियल आंदोलन है। ओके, ये आंदोलन क्रिएट ये बेदम है, और ये आंदोलन पैसे का आंदोलन है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। ये चंद ऐसे लोगों का आंदोलन है जो राजनीतिक, आप फिर से इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, और बातचीत का जो माहौल बन रहा है वो फिर बिगड़ेगा। आप सोच लें, आंदोलन के लिए काम कर। नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा ब्रजेश जी, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देखते रहिए, इस देश का किसान जानता है कि उसके लिए काम कौन कर रहा है। देश के अंदर फर्टिलाइजर किसने दिया? 5 फर्टिलाइजर के कारखाने माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किए। 3 किसानों के लिए, कृषि के लिए सिंचाई परियोजना हमने प्रारंभ की और पूरा किया। ये सब बातें बातचीत के टेबल पर किसान भाइयों को समझाइए। देखे, शुगर मिले, हम नहीं बुलाइए उनको। किसान भाइयों, क्या जो किसानों के नाम पे धंधे कर रहे हैं, जो किसानों के नाम पर धंधे कर रहे हैं। अरे तो 11 राउंड के बावजूद बात इन धंधेबाजों से क्यों की आपने? क्या आपको आज पता चला कि ये धंधेबाज लोग हैं? 11 राउंड की बात क्यों की फिर? नहीं ब्रजेश जी, बात तो करनी पड़ेगी। हम बात नहीं करते, आप कहते कि सरकार बात नहीं कर रही है। इसीलिए कह रहा हूं कि बातचीत शुरू करो, इल्जाम मत लगाओ, बातचीत शुरू करो। बातचीत के टेबल पे आएंगे, आप अपनी उपलब्धियां बताइएगा उनको। नहीं, लोकतंत्र में ब्रजेश जी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। पुष्पेंद्र जी को मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, 2022 1 साल बचा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। जयंत चौधरी भी किसान के नाम पर निकल आए हैं, अखिलेश यादव भी किसान के नाम पर निकल आए हैं। आप भी किसान के नाम पर लड़ जाओ, और राकेश टिकैत और उनके भाई भी किसान के नाम की रोटी खा लें। सब लोग किसान के नाम की रोटी खा लें। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ये बताएगी कि किसान किसके साथ है। इतना क्या घमंड समीर जी? नहीं, घमंड नहीं ब्रजेश जी। देखिए, मैं मर्यादा के अंदर बात करता हूं, और मैं मर्यादा के अंदर अब्दुल हफीज गांधी, शुक्रिया आपका। समीर जी शुक्रिया। भाई समीर जी, आप मुझे वो अब्दुल हफीज गांधी जी, आप मुझे 30 सेकंड में अपनी
30 सेकंड में Okay, go 30 ahead. सेकंड में अपनी बात पूरा कर दूं ब्रजेश जी। Go ahead. हम कभी घमंड में नहीं रहे, ना हमारी पार्टी घमंड में, ना हमारे नेता घमंड में है। मोदी जी से लेके योगी जी तक सदैव किसानों को भगवान माना है और किसानों के साथ है। ओके, अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये समीर सिंह के सिर पे क्या सवार है? ये तो कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं। ये तो देखिए, कह रहे जिस सब तरह- मिल जाओ और आ जाओ चुनाव लड़ लो। जिस तरह से समीर सिंह जी बोल रहे हैं, ये इनका अहंकार बोल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिर्फ- आप दोनों छात्र ने राजनीति से आए हो। जी, ahead. क्या लोकतंत्र का सिर्फ पैमाना चुनाव रह गया है? और इसीलिए हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन बनकर रह गई है। इनको जो जनता की भावनाएं हैं या जनता क्या चाहती है, इससे लेना देना नहीं है। तो एन केन प्रकरण, पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है। सारे प्रदेशों में, हर डिस्ट्रिक्ट में 5 स्टार अपने जो है ऑफिसेज बना चुके हैं। नोटबंदी में सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरी पार्टियों को ये नोटबंदी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो इनको पता है कि पैसा इनके पास है, दम्भ इनके पास है, अहंकार इनके पास है, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। जनता आपको बताएगी, समीर सिंह जी 22 में भी बताएगी और 24 में भी बताएगी, और आपको ये भी बताएगी, नो नो कि प्लीज, आपको ये समीर भी सिंह बताएगी जी, कि नो आपको नो नो नो, पहले राउंड में नो इंटरप्शन आपको प्लीज। ये भी बताएगी कि आपको इतनी जल्दी क्या थी इन कानूनों को लाने की। जिस तरह से ये कानून संसद में पास कराए गए अध्यादेश के माध्यम से, जिस तरह से आप किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, किसान तो आपसे पूछ रहा है कि वो कॉल नंबर क्या है, बता दो दे प्रधानमंत्री जी। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है तो सरकार की बनती है कि वो निमंत्रण दें किसानों को। लेकिन ये दम्भ, ये अहंकार क्या है कि आप किसानों से बात नहीं करना चाहते हैं। आपने 11 राउंड बात तो उनसे की, लेकिन उसमें बात क्या कही? मुझे ध्यान आ रहा है कि उनमें एक मंत्री जी ने किसान नेताओं से कहा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका सब डाटा हमारे पास है, आप ज्यादा मत बनिए। ये किस तरह की बात है? ये किस तरह की वार्तालाप आप कर रहे थे कि आप उनको धमकाने का काम कर रहे हैं? आपने 40 किसान नेताओं पर एनआईए का नोटिस दिया, आपने एनआईए का नोटिस दिया। आज मैंने खबर देखी कि अलीगढ़ के टप्पल में अखिलेश यादव कल किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते जो किसानों के मुद्दे हैं उनको भाई साहब, जिम्मेदारी 100 दिन बाद याद आई? नहीं, हम पहले दिन से कर रहे हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि हम किसानों के मुद्दे के साथ हैं। ओंकार हम नाथ चाहते सिंह, हैं कि कांग्रेस तीनों के कृषि कानून वापस थैंक यू गांधी जी, शुक्रिया आपका ओंकार नाथ सिंह जी। 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। हम अभी तक देश में इस किसान आंदोलन का समाधान नहीं निकाला जा सका है और ये मसला गहराता जा रहा है। और समीर सिंह की माने तो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन बेदम हो चुका है, जो बैठे हैं ये फर्जी लोग हैं, धंधेबाज हैं। तो मुझे नहीं लगता इनकी बातचीत के बाद, कि इनकी आज के स्टेटमेंट के बाद, कि बातचीत का कोई रास्ता भी खुला है, शायद नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रजेश जी। आपने जो भूमिका की और उस भूमिका में जितनी बातें आपने समझाई सरकार को, समीर जी की बिल्कुल समझ में नहीं आया और समीर जी ने उसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया। ये सारी चीज़ें जानते हैं, इनके मंत्री नहीं जा पा रहे हैं, इनके विधायक नहीं जा पा रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन करें तो क्या करें? हम दो और हमारे दो को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे लोग बेचारे मार खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, और कोई वो ताजुब नहीं होगा, किसी दिन आप देखिएगा कि इनकी पार्टी ही दो फाड़ हो जाएगी जब जानेंगे कि ये जनता जो है हमको यहाँ पर घुसने नहीं दे रही है। आपको बड़ा मजा आ रहा है? सहारे जाएंगे। मज़े की बात नहीं है, हमें इनकी चिंतन पे दया आ रही है। आप देखिए, ये कहते हैं कि जो इन्होंने कानून बनाया है, अगर उस कानून में अगर 1800 रुपये का इन्होंने धान निर्धारित किया था और कह रहे थे कि ये बहुत ऊंचे दामों पे बिकेगा, तो 2000 में अगर ये जो लोग खरीदते प्राइवेट वाले लोग, तो मैं समझता हूँ इनकी बात सही होती। लेकिन जैसे ही कानून बना, आज तक कभी भी 1800 रुपये कीमत का धान जो है वो 900 में नहीं बिका है, 1100 में नहीं बिका है, कभी 1400, कभी 1500, कभी 1600 इस तरह से बिकता था। तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जब स्पेन ने अभी 27 फरवरी को एमएसपी को कानूनी जमा पहनाया है, स्पेन जैसा देश कर सकता है, भारत क्यों नहीं कर सकता? किसानों की जो दुर्दशा है वो पूरे दुनिया में है, ऐसा नहीं खाली भारत के ऐसा अंदर देखिए, समस्या है। विपक्ष के नाते आप लोग का भी कुछ सकारात्मक योगदान ये होना चाहिए कि आप भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियन, इन दोनों लोगों से अपील करें कि बातचीत के लिए लौटें टेबल पे। भाई वो तो तैयार ही बातचीत के लिए। उनका कहना ये है कि बातचीत उससे करें जो असरदार हो, जो फैसला करने में पर ये समीर सिंह तो बता रहे हैं धंधेबाज बैठे हैं। अब समीर सिंह तो कुछ भी कह सकते हैं किसान को, वो तो जैसा इन्होंने बताया अभी हफीज गांधी जी ने, कि मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि 22 में इनको पता चलेगा कि वो धंधेबाज है कि वो किसान है।
इनको इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। आज आप पर आपका समाजवादी पार्टी बड़ा प्यार उमड़ रहा है, नहीं, सब मुझे ठीक तो है? प्यार की बात नहीं है, बात जो उन्होंने कही है, जो बात अगर सही आदमी कहेगा और समीर भाई भी सही कहेंगे तो हम उसका भी समर्थन करेंगे। 2017 समझौते में लड़े थे। ओके, एक सेकंड समीर जी, अभी इंटरप्शन वाला टाइम नहीं आया। अगर समीर जी भी कोई बात कहेंगे तो हम इनको भी क्या कहते हैं समर्थन। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाई अनिल जी, मैं देख रहा हूं मेरे सामने चार्ट रखा हुआ है जयंत चौधरी का, तो शायद ही कोई दिन बचे जब ये भाई साहब किसान महापंचायतें न कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपका तो राजनीतिक मकसद ठीक से सध रहा है और सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप ही लोग हो, तो आपका तो ठीक चल रहा है। आप तो चाहेंगे कि आंदोलन लंबा खींचे। नहीं ब्रजेश जी, आंदोलन लंबा नहीं खींचने की जरूरत, खींचना चाह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि किसान संगठनों को बुला करके उनको न्योता भेजा जाए, उनको कोई तारीख बताई जाए, उनको समय बताया जाए, उनको बुला करके उनसे वार्ता की जाए और ये इस समस्या का समाधान निकले। हम तो किसानों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं और इस देश का नौजवान, इस देश का किसान वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुका है। सरकार किसानों को कभी आंदोलनजीवी बताती है, कभी परजीवी बताती है। देश का अन्नदाता आंदोलनजीवी और परजीवी इनके नहीं, अभी समीर सिंह ने कहा धंधेबाज, एक नया शब्द ऐड कर लीजिए, किसान धंधेबाज, ये धंधेबाज है, ये किसान नहीं है। तो इसमें का इनके नेता, तो क्या धंधेबाज शब्द आपको बुरा लगा? पंजाबी बताते हैं, धंधेबाज शब्द आपको बुरा लगा? कभी जाटों का आंदोलन बताते हैं। अरे ये आम किसान का आंदोलन है, इसमें सभी जातियों के लोग आपको बुरा नहीं लगा मतलब? और जो आप पूंजीपतियों के लिए लड़ रहे हो, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं और हम किसानों के लिए लड़ेंगे। आप अडानी और अंबानी को का हित देख रहे हो। हम कभी हमने नहीं कहा कि जाति के नाम नहीं, आपके नेताओं ने कभी पंजाबियों का आंदोलन कहा, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन कहा, कभी जाटों का आंदोलन कहा, जबकि ये सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हैं। आज आप उनको जो है दुबे जी, अरे पंडित जी रुको जरा एक सेकंड, आप किसानों, अरे दुबे जी आप किसानों का देखो, मेरे पास एक कागज है, एक चीज दिखाता हूँ। ये जयंत चौधरी का प्रोग्राम है मेरे हाथ में, ठीक, सबको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 20 मार्च तक इन्होंने प्रोग्राम अपना अनाउंस करके रखा है, यानी इनको पता है कि 20 मार्च तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो प्रतिदिन की रैलियां करते हैं ये, 20 मार्च तक का प्रोग्राम जारी है इनका। हाँ, हम करते रहेंगे जब, और सुनिए 22 मार्च तक का ये प्रोग्राम राकेश टिकैत का नहीं जाएगी, जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे। हाँ, हम किसानों के आंदोलन को चलाते रहेंगे। हाँ, तो आपको तो फायदा है ना इससे, आपको तो पॉलिटिकली फायदा है इससे, आपको फायदा है इससे। आप चाहते हैं कि आंदोलन लंबा खींचे। एक बार भी आपने अपील नहीं की कि दोनों लोग बातचीत की टेबल पे लौटे। आप कहिए और अभी अपील करिए। नहीं, हम तो अपील कर रहे हैं ब्रजेश जी, नहीं, हम अभी अपील कर रहे हैं। करिए, अभी तत्काल करिए। सरकार तारीख बतावे, किसान संगठनों को बुलावे, दोनों पक्षों से अपील करिए ना। हम तो लगातार कह रहे हैं, मन से नहीं कह रहे हो। बिल्कुल दोनों पक्षों से आपकी बात और बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी बात पूरी तरीके से हम जो कहते हैं वही करते हैं। ओके, तो कहिए कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए लौटें। आप कहिए कि दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पे लौटें। आप बोलिए। बिल्कुल नहीं, ये तो सरकार का काम है। अब देखो, आप फिर नहीं रिपीट कर रहे हो, ये मेरे साथ रिपीट करो कि दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पे लौटें। आप रिपीट करो ये सब। नहीं, हम अपील करते हैं किसान संगठनों से, किसान यूनियन से, सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो बतावें कि किसान कहां पर आवे, किस टेबल पर बैठकर आपसे बात करें। ओके, इमरान लतीफ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इमरान भाई, आप मुझे थैंक यू दुबे जी। इमरान जी, आप मुझे बताइए कि बातचीत के रास्ते क्यों बंद हैं दोनों तरफ से? क्या ये अहंकार की लड़ाई बन गई है या वाकई ये कानून की लड़ाई है? देखिए ब्रजेश जी, इस पूरे मामले का हल निकलना चाहिए, लेकिन हल छिपा कहां बैठा है ये समझने वाली बात है। दरअसल बेचारे किसानों से बातचीत करने से अब मसले का कोई हल होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान तो अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब जो कुछ करना है वो सरकार को करना है, और सरकार को करना क्या है?
अपने सरकार के सामने जाके घुटनों के बल खड़े हो जाना है और यह कहना है कि सरकार जो कानून आपने हमको बना के दिया था और जिसे हम सदन के अंदर लेकर आए थे जबरन, अब वो ये देश की जनता, ये देश का अन्नदाता किसान उस कानून को मानने वाला नहीं है, वो कानून वापस लेना पड़ेगा। दरअसल जब तक सरकार ये काम नहीं करती है तब तक इस मसले का हल निकलने वाला नहीं है। सरकार को जहां इस मसले का हल निकालना चाहिए वो कर क्या रही है कि जिस सरकार का काम सड़क बनाने का होता है, जिस सरकार का काम ब्रिज बनाने का होता है, वो सरकार क्या कर रही है कि खाई बना रही है। वो सरकार क्या कर रही है, सड़कों पर कील और कांटे गाड़ने का काम कर रही है। वो सरकार क्या कर रही है, जो अन्नदाता किसान 250 से ज्यादा की संख्या में शहीद हो चुके हैं उनको धंधेबाज बोलने का काम कर रही है, उनको दलाल बोलने का काम कर रही है। और दलाल बोल कौन रहा है? जिसने जिंदगी भर अंग्रेजों की दलाली की। दलाल बोल कौन रहा है? जो पूंजीपतियों की दलाली करने की वजह से इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले पा रहा है, पूंजीपतियों की गुलामी की वजह से वापस नहीं ले पा रहा है। आज वो किसानों को धंधेबाज बोल रहा है, जो सबसे बड़ी धंधेबाजी कर रहा है, जो किसानों की इमोशंस के साथ धंधेबाजी कर रहा है, आज वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है किसानों के लिए। आपको हर्ट कर गया धंधेबाज वर्ड? बिल्कुल कर गया। मैं किसान का बेटा हूं। को तो नहीं हर्ट किया ब्रिजेश जी, मुझे बिल्कुल हर्ट कर गया। मेरे किसान मां बाप ने मुझे गेहूं धान बेच कर इंजीनियर बनाया था और आज अगर उन्हें धंधेबाज बोला जाएगा, मुझे धंधेबाज बोला जाएगा तो बिल्कुल दिल पे मेरे ये बात लगी है और इस वजह से मैं इस चीजों को उजागर कर रहा हूं। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, 100 दिन होने को जा रहे हैं, 6 मार्च को 100 डेज हो जाएंगे, शतक लग जाएगा इस आंदोलन का। समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं लौट रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? बात सही है कि आज 100 दिन हो गया है किसान आंदोलन का। इस देश में बीजेपी से ज़्यादा गांव गिराव और किसान की समस्या कोई नहीं समझता, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा संगठन है, इनके नेता गांव गांव घूमते हैं, उनको पता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। किसान आंदोलन से किसान की क्यों कर रहा है, उसकी फसल के साथ उसके धान का क्या मूल्य मिला है, इनको सब मालूम है जी। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि जान जान नर करें ढिठाई। तो चूंकि जो सत्ता में होता है वो जो बोले वही अंतिम सच माना जाए, ये प्रवृत्ति चल पड़ी है भारतीय राजनीति में। और उसी के नाते शायद सही बात को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बनते हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गई सारी बात सही नहीं हो सकती। वो देवता नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो एकदम उनको आदर्श मान लेना कि वही सब सही है, इस बात को जनता देखती और जानती समझती है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये चंद लोगों का है या राजनीतिक लोगों का है या फर्जी लोगों का है, तो जो किसान आज इस आंदोलन का विरोध कर रहा है, या तो आप जान लीजिए उसके पास ज़मीन नहीं है और या तो ज़मीर, दोनों ख़त्म है। वही किसान इस आंदोलन के खिलाफ बोल सकता है। बाकी तो देश का किसान भले शामिल ना हो इसमें, लेकिन उसके दिल में दर्द है कि यह सही आंदोलन है। अब ये बात अलग है कि सत्ताधारी दल की अपनी मजबूरियां होती हैं जी, लेकिन बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछड़ रही है, उसको अगर वो सचेत नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस भूमिका में अगर आप चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अभी हमारे भाई ने बताया कि 2022 का चुनाव ये सिद्ध करेगा, बिल्कुल सिद्ध करेगा कि मुसलमान, जाट, गुर्जर ये एक साथ, सिख, पंजाबी ये एक साथ एक जगह वोट कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्ध होगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जिसका लोगों को इंतज़ार है। जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब है समाज का, जब वो बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसी और राजनीतिक दल से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन बीजेपी को लगता है चूंकि उनके पास सत्ता है, बहुमत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महंगाई बढ़े, चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे किसान आंदोलन करे, उनको 5 साल से पहले कोई जवाब नहीं देना है। किसान आंदोलन पर बातचीत भी नहीं करनी है, सारे नेता बंगाल में बिजी हैं। ये सब स्थितियां
देश में असहमति के बहुत सारे लोग हैं और उनकी तादाद भी बढ़ा सकती है, लेकिन बीजेपी इसकी परवाह नहीं करती। अच्छा है, जो लोग चुनाव जीतते हैं वही अंतिम मुहर है हमारे देश में, चाहे आप उसे सौभाग्य मानिए चाहे दुर्भाग्य। जनता जो चुनाव फैसला सुनाती है वही सरकार अगर रिपीट होती है तो उसका सारा फैसला सही है। और भारत में केंद्र की सरकार रिपीट हुई है, उसने चाहे नोटबंदी की हो, चाहे उसने तेल के दाम बढ़ाए हो, चाहे महंगाई अनकंट्रोल हो, उसका सब फैसला सही है। लेकिन बड़ी हसरतों से बीजेपी को लोग लाए थे। लोगों ने सोचा था कि भ्रष्टाचार पर बहुत कड़ा प्रहार करेगी ये सरकार। किसानों के लिए बीजेपी ने कहा था कि हम 425 रुपया कुंतल गन्ना मूल्य की मांग करते हैं जब वो विपक्ष में थे जी। तो आज वो मूल्य की बात करो तो कहा थे भुगतान कितना किया, इस पे पहले बात करो। मूल सवाल का मूल जवाब नहीं मिलेगा आपको जी। लेकिन ये वक्त है, 10 साल मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे इस देश में, उनके मौन रहने का फायदा बीजेपी को मिला था। अब बीजेपी की ये दूसरी सरकार भी 10 साल के लिए है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो भी चल रही है। लेकिन नेताओं को अफसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें खुद कुछ अपने हाथ से अपनी ओर से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए जी। क्योंकि जो भी इस प्रदेश में रह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को माने, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं है। सरकार तो जब कहती कि हम पारदर्शिता से चाहे आवास बांट रहे हैं, चाहे पट्टा बांट रहे हैं, चाहे छात्रवृत्ति बांट रहे हैं, चाहे सड़क दे रहे हैं, चाहे बिजली दे रहे हैं, तो फिर बिना किसी भेदभाव के वो खुद भी बात कर सकती है, कोई रोक तो है नहीं। लेकिन ये किसान सपा का है या कांग्रेस का है या रालोद का है, ये सब चीज़ों से ही ये विवाद बढ़ रहा है और 100 दिन पूरा जाड़ा चला गया। अब तो खैर कोई बातचीत ही नहीं हो रही, पता नहीं होगी कि नहीं जी। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, जिन्होंने बड़ी हसरतों से बीजेपी को चुना था, कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए और हमने क्या चाहा था तुम्हें इस दिन के लिए। तो ये जी बात आज लोग इसका याद कर रहे हैं लोग कि बड़े उत्साह से हिंदू मुस्लिम पर ठप्पा मारते हैं। बहरहाल गलत निकले सब अंदाजे हमारे और कभी ना आए अच्छे दिन हमारे, और हमारे पास एक जमीन ही तो बची है, अब उसके लिए भी लगवा लो अंगूठे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक वातावरण इन कृषि कानूनों को लेकर बना है, आप क्या फिक्रमंद हैं कि आने वाले वक्त में ये आंदोलन और बड़ा स्वरूप लेगा और इसका रास्ता निकलने के बजाय ये और पेचीदा होता जा रहा है? हम इसको ठीक कैसे करें? निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापारी को इन्होंने जीएसटी के शिकंजे में डाल दिया है और तमाम विभागों की मिलिट्री के अलावा सारी पेंशन काट दी गई है, और जो मध्यम वर्ग है वो तेल ये 90 और 100 रुपए पे बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनती जा रही है जैसी इमरजेंसी के टाइम पे हो गई थी। और सरकार जो भाषा बोल रही है, और आपके चैनल पर जो आदरणीय बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनकी बातों से दम्भ और घमंड झलक नहीं रहा, टपक रहा है, टपाटप टपक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको 5 साल नहीं 50 साल के लिए यहाँ बिठा दिया गया है। अब किसी के ऊपर कोई करो, पाइस, पुलिस, आ रहा हूँ समीर जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, छोड़ आप थोड़ा सा वेट कर लो। समीर सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास। पुष्पेंद्र जी बोलिए। आलोचना भी सुनने की बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, ऐसा ना करिए। अरे आलोचना सुन कहाँ रहे हो आप? अब जो इनकी बात आ रही है, एक मिनट, अब जो इनकी बात आ रही है कि 2022 में 2024 में, अरे भाई मैं सबसे पॉपुलर चैनल पर आज आपको चैलेंज देता हूं। आप बात करते हो 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तत्काल सारे देश में सारे प्रदेशों में आप चुनाव करवा लीजिए, आपको अपनी हैसियत और औकात का पता चल जाएगा।
और हमें पता चल गया है कि रावण का अंत कैसे आप होगा। रावण प्रधानी की का नाभि में चुनाव जब हो रहा है, मारेंगे लड़ लो चबंत होगा। पुष्पेन जी। वोट की चोट से जिला आपका अंत पंचायत होगा, और प्रधानी हो रही है, आपका पहले वोट की लड़ चोट लो। से अंत होगा। बहुत पहले- स्पष्ट रूप से पहले बता पंचायत का दूं, जनता चुनाव में हो जो रहा है है, आपका लो। पाप का घड़ा भर चुका पहले है, पंचायत का आपका चुनाव हो रहा है, पाप का लड़ लो घड़ा ना। भर चुका है। चौधरी चरण आप सिंह जी के रावण नाम की तरह पर जो जो दमनकारी रोटी खा नीतियां हैं रहे हो, आपका अंत करने के लिए भाजपा आपकी ने नाभि चौधरी में चरण सिंह जी वोट के की नाम चोट पर मारी शुगर जाएगी। मिल का विस्तारीकरण वोट की किया। चोट से आपको आपकी समाप्त करने जा रही है सरकार और जनता। आपके नेताओं और एक और ने मैं बात नहीं बता किया। दूं, सर्व आपको करो। रामचंद्र जी बना जिसकी करके वहां फोटो बिठाया था, आप लगा के रावण रोटी निकले। खा रहे हो ना रामचंद्र किसानों जी के को तो नाम 14 पर। साल की सजा मिली चौधरी थी, चरण सिंह को वनवास मिला था। सम्मान भाजपा आप के लोग कम से कम मुख्यमंत्री 20 योगी साल जी के लिए ने बाहर दिया। जाओगे। इतना तो 20 कम से साल कम के सर्व लिए आप करो। सत्ता से बाहर उत्तर जाने जा प्रदेश रहे हो, की आप समझ सरकार लीजिए। ने 20 साल के लिए बाहर होने जा रहे फोटो हो। लगा के रोटी खा रहा है ओके, चौधरी चरण एक सेकंड सिंह समीर जी, एक सेकंड चौधरी पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, मैं समाधान की अपेक्षा करता हूं कि समाधान कैसे निकले, आप वो रास्ता बताओ, क्योंकि समीर सिंह तो अपना क्लियर कर चुके हैं। आपके पास बातचीत को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, कोई फार्मूला है आपके पास? यस पुष्पेंद्र जी, गो अहेड। ओके, फिर पुष्पेंद्र जी बोलेंगे। मैंने बार बार पहले भी कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी इन कानूनों से अलावा तत्काल जो है लागू की जा सकती है, उसको लागू कर देना चाहिए था सरकार को। उसकी वजह से किसान भी कुछ बीच का रास्ता अपना सकते थे कि ठीक है भैया, कानूनों को आप 1.5 साल के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 साल के लिए आप सस्पेंड कर दो। इस पे कमेटी बन जाएगी, जब किसान संतुष्ट हो जाएंगे या जिन भी प्रावधानों में वो बदलाव करना भाई, ये तो चाहते हैं, तभी हो उनको सकता है ना करके जब आप बातचीत लागू की कर टेबल दीजिए। पर दोनों क्या लोग तकलीफ है? लौटें। जी, उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम बार बार तैयार हैं, बार बार कह रहे हैं। ओके समीर सिंह, देखिए बहुत क्लियर कट ये लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। ये सही मौका है कि आप इन्हें इनवाइट करें और विज्ञान भवन में वापस बातचीत शुरू करिए। जय जी, हमने 10 राउंड की वार्ता की है, आगे भी जरूरत होगी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो किसानों के नाम पर रोटी खा रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह का चित्र पीछे लगाए हुए हैं। रामाला शुगर मिल की क्षमता किसने बढ़ाई? कांग्रेस ने बढ़ाई, सपा ने बढ़ाई, बसपा ने बढ़ाई, किसी ने नहीं बढ़ाई। योगी आदित्यनाथ जी ने 500 करोड़ रुपया देकर चौधरी चरण सिंह के नाम के शुगर मिल रामाला 10 रुपए अब बढ़ाया, 10 रुपए पहले बढ़ाई। 12-13 हजार करोड़ रुपए गन्ने का रेट नहीं दिया, अभी पेमेंट नहीं हुआ है। आप वैसे ही 18,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। सर्व नहीं आता। 1 करोड़ अरे अब 26 बकाया लाख देख लो रुपए आप कितना हो गया है। भुगतान किया 3 साल के अंदर। अरे बिजली बकाया हमने बताओ ना दिया, कितना है, बकाया बिजली बताओ हमने कितना है। दिया, हमने गन्ने का बकाया बता भुगतान दो। किया, हमने किसान बकाया सम्मान बताओ। निधि दी, हमने 400-450 का रेट मांगते बताते थे, होगा सिंचाई का क्यों नहीं साधन बढ़ाया दिया। रेट? आपको सर्व नहीं गन्ने का आती। रेट क्यों नहीं बढ़ाया? किसानों के नाम भुगतान पर क्यों नहीं राजनीति हुआ? करते हुए 14 दिन में अजीत भुगतान सिंह का ने आपका क्या वायदा था, रामाला उस की वायदे का क्षमता क्या हुआ? बढ़ाई थी आप अजीत बताइए, सिंह ने। आपके पास कोई जवाब नहीं है। अजीत सिंह ने रामाला आपके की पास क्षमता कोई जवाब बढ़ाई नहीं है। थी। अखिलेश यादव ने रामाला आपके की पास क्षमता कोई बढ़ाई जवाब नहीं है थी। ओके। श्रीमान जी। अखिलेश यादव का रुपया आप खराब ऑल हो राइट, गया। थैंक यू। गन्ने का रेट थैंक यू, बढ़ा, थैंक यू। भुगतान क्यों नहीं हुआ? 14 दिन। कृपया वातावरण ठीक करें। मैं तो बातचीत कराने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तो झंझट शुरू हो गया। ओके, अब्दुल हफीज गांधी को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। प्लीज वेट, प्लीज वेट। मंडी टैक्स पंजाब थैंक में यू, लेती है, थैंक पंजाब यू। की बात क्यों नहीं करती ओके है? भाई अब्दुल हफीज गांधी जी, हम लोगों को डिबेट में ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए कि सरकार और किसान लौटें बातचीत के लिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फिर झंझट शुरू हो गया। थोड़ा आप लोग भी विपक्ष के नाते थोड़ी ऐसी भूमिका रखिए कि कम से कम बातचीत की टेबल पे लोग लौटें, फिर आगे की राजनीति कर लेंगे। कर लीजिएगा आप लोग। ब्रजेश जी, हमारा पूरा यकीन बातचीत में है और हम समझते हैं कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा। देखिए अरे कहाँ आप बातचीत के इच्छुक हैं? कल तो मैंने देखा कि अखिलेश यादव अलीगढ़ जा रहे हैं किसान महापंचायत करने। नहीं, एक बार बताइए कि अगर किसान पंचायत करना कोई गुनाह है क्या? किसानों को अवेयर करना, भाई साहब मैंने कब जिनके बोला बारे में गुनाह बात है? करना, ये कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं हम है। उनके मंच पर बिल्कुल तो नहीं नहीं जा है। रहे हैं। देखिए, किसान चाह रहे हैं कि वो उनका मंच पूरी तरह से गैर राजनीतिक हो, तो हम उनके मंच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में मीटिंग करना ये संवैधानिक अधिकार है, किसी को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे तो मैंने एक बार भी कहा कि गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा आपने। और दूसरी बात, अगर राजनीति हो भी रही है तो लोकतंत्र में राजनीति होगी। राजनीति बहुत पॉजिटिव टर्म है। राजनीति मैं समझता हूं कि लोगों के वेलफेयर के लिए है। राजनीति या पॉलिटिक्स को लोग इतना गलत क्यों मान लेते हैं? मुझे ये आज तक बात समझ नहीं आई। लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है। लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में राजनीति तो होगी, पर समीर और सिंह को राजनीति लगता है ही कि चीजों आप को लोग बदलती है। उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं देखिए, किसानों नहीं को। भड़का नहीं रहे।
मैं पूरा का पूरा मानता हूं कि देखिए, राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है, तो हम भी राजनीति के भविष्य का फैसला करें कि कल की राजनीति किस तरफ जाएगी, और हम किसानों के बीच जाकर, हम पंचायत कर किसानों को अवेयर कर कल की राजनीति का फैसला कर रहे हैं। ओके, और लाइट ओंकार नाथ सिंह जी, आप मुझे बताइए कि भाई इस मसले का समाधान क्या है और हम लोग को क्या सम्मिलित और साझा प्रयास करने चाहिए कि किसान और सरकार बातचीत के लिए लौटें। मैं एक ही पॉइंट पकड़ के बैठ गया हूं, बातचीत के लिए लौटिए। ब्रजेश जी, मेरी राय में अब बातचीत का समय निकल गया है, अब निर्णय का समय है और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। आपको याद दिला दें कि 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन के बारे में कि एक दिन के अंदर उनको क्या मेहनताना मिलना चाहिए, उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि अनस्किल्ड लेबर जो है वो 400 रुपया रोज पाएगा। अगर वो 30 दिन काम करता है तो 12,000 रुपया महीना हो उसका हुआ। और हमारा किसान जो है उसकी मासिक आमदनी 8,670 रुपये है। आप बताइए, एक अनस्किल्ड लेबर से भी जो किसान है, जो ज़मीन का मालिक है, जो इतना अन्नदाता कहलाता है, उसकी आमदनी इतनी कम है। सरकार को पहले तो एमएसपी को कानूनी गारंटी देनी चाहिए। कानूनी गारंटी देने के बाद ही कोई बात आगे बढ़ पाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि बातचीत ना हो? नहीं, बातचीत हो, लेकिन बातचीत होने का मतलब वो चाहे 11 दिन बातचीत हुई, कोई फायदा निकला? पर अभी आपने कहा ना कि बातचीत का वक्त निकल गया है। इसलिए कि अब किसान जो है वो हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, अब वो उसके आगे निकल चुका है। बातचीत के लिए सरकार ने जब कहा तो किसान ने ये बात कही। अच्छा, आप मुझे बताइए, 3-4 किसान पंचायत करने के बाद प्रियंका गांधी फिर नहीं दिख रही हैं? नहीं, प्रियंका गांधी दिखेंगी, फिर दिखेंगी, ऐसी बात नहीं है। मेरे छवि जा रही हैं, अब पूरे प्रदेश में जाएंगी वो। और हम लोग जो राजनीतिक दल हैं, जो आप मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में ऐसा तो नहीं कि आपको अपेक्षा के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला हो इसलिए प्रियंका वापस हो गई? ये तो आपने देखा ही, कितना रिस्पांस मिला, कितना नहीं मिला, इसमें हम क्या कहेंगे। आपका चैनल वहां पर था, उस भीड़ को भी लोगों ने देखा। अनिल दुबे भाई, इस मसले के समाधान के क्या सुझाव हैं आपके पास? कोई फार्मूला है कि ये मसला निकले? दूसरा, अभी समीर सिंह ने खुली चुनौती दी है, कहा है हैसियत हो तो पंचायत के चुनाव लड़के दिखाओ, प्रधानी लड़के दिखाओ। वो फिर ललकार रहे हैं आपको। समीर सिंह और उनकी पार्टी के नेता लगातार किसानों का अपमान कर रहे हैं, लगातार किसानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस देश के अन्नदाता ने जो पूरे देश का पालन पोषण किया, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो तो अहंकार में हैं और उनका अहंकार जो है वो बोल रहा है, जबकि उनको जिद छोड़ करके किसानों से वार्ता करनी चाहिए। किसान संगठनों को बुला करके कहना चाहिए कि आइए हम बैठ करके बात करते हैं और उस पर निर्णय लेना चाहिए। 11 राउंड आप उनसे बात कर चुके हो, आपको सारे मुद्दे मालूम हैं, किसान किन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप कानून क्यों नहीं बना देते? आप एमएसपी पर कानून बना दें, आप जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को मान लें, अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा। जब आप आंदोलन खत्म ही नहीं करना चाह रहे हो, आप जो है किसानों से पाकिस्तान और चीन से उस तरह लड़ाई नहीं लड़ रहे हो जिस तरह किसानों से लड़ने का काम कर रहे हो, आप किसानों को शत्रु मान रहे हो। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं। किसान ही नहीं मान रहे हो तो आपकी समाजवादी पार्टी से दोस्ती कैसी चल रही है आजकल? नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी से अच्छे रिश्ते हैं, हमारी समाजवादी पार्टी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसमें रिश्ते जो हैं वो तो आई हैं। अलायंस में है ना आप लोग अभी? नहीं, अलायंस तो जब इलेक्टोरल होता है, चुनाव के लिए होता है, जब रिश्ते हैं तो अलायंस भी आगे बात हो जाएगी। रिश्ते तो हमारे दोनों लोगों के बीच में आई हैं। ओके, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। करेक्ट है, बस वही मैं मीटर चेक कर रहा था लगा के कि मतलब ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद आप लोग कहीं मतलब किसी और रास्ते तो नहीं चलना चाहते। बुरा मत मानिएगा। रिश्ते हैं तो चुनाव के तो समझौते अलग होते हैं जी। करेक्ट। नहीं, हम आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। ठीक बात है, नहीं मैं चेक कर रहा था केवल। इमरान भाई, आप मुझे बताइए कि अभी समीर सिंह ने कहा कि अगर औकात और हैसियत है तो प्रधानी लड़के दिखाओ, उसी में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, तय हो जाएगा। इमरान जी बोलिए। देखिए ब्रजेश भाई रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी समस्या यही है, चुनौती दे रहा है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करके दिखाओ। ये जो इनका घमंड है, दरअसल ये घमंड इनका बोल रहा है और इनका घमंड जो है फिर इनका घमंड चूर क्यों नहीं कर रहे हो? आओ चूर करो। नहीं, हम तो आ ही गए हैं, हम तो पहले दिन से किसानों के साथ खड़े हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या है वो एमएसपी की गारंटी है। जो किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत पूरे मामले में नजर आ रही है वो एमएसपी की गारंटी है। अरे एमएसपी की गारंटी देने में इनको दिक्कत क्या है?
हम तो बता रहे हैं कि जो 23 की 23 फसलें दिल्ली में हैं शिक्षकों उनकी की खरीद नियुक्ति कर एमएसपी लो, पे की जा सकती है, नए स्कूल उनकी खरीद खोलो, एमएसपी पे की जा सकती है। दिल्ली अरे में शिक्षा एमएसपी तो का पहले मतलब अरे सुधार स्कूल पर इनसे मत भिड़ो समीर बात सिंह, करो, दिल्ली स्कूल के अंदर चैंपियन है ये कितनी लोग। खेती होती है MSP ये सब लोग जानते हैं। हाँ बोलिए इमरान जी बोलिए। अरे कहीं नहीं ब्रजेश जी, कितनी नियुक्ति की है बता दो 5 साल में, 5 समीर साल जी में सुन कितनी लीजिए, नियुक्ति की है? बोलिए ना इमरान जी, बोलिए। आप कितने लोगों का नए स्कूल चरित्र खोले? दिख रही है कि और आप कभी प्रिंसिपलों मुद्दे पर तक बहस की होने ही नहीं नियुक्ति देते। हाँ, आप मुद्दे पर ये रहिए। कह रहे हैं कि एमएसपी प्रिंसिपल पे नहीं है खरीद दिल्ली की जा में। सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगता है कि अगर वो एमएसपी पे खरीद करेंगे तो किसानों को खैरात देंगे। अरे किसान खैरात थोड़ी ना मांगता है, अगर आप उसको एमएसपी देते हैं तो उसके बदले आपको फसल देता है, अपना अनाज देता है, अपनी गाढ़ी कमाई देता है, अपनी खून पसीने से जो उसने उगाया होता है साल भर के अंदर वो आपको देता है, उसके बदले में आप पैसा देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस तरह का पूरा मामला गढ़ा जाता है कि जिससे यह लगता है कि ये किसानों को खैरात दे रहे हैं। तो मेरा वही कहना है कि जो खैरात आप पूंजीपतियों में बांटते चले आ रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, उस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए ना, गुलामी पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। और इस देश का जो असल मालिक है, तो आओ इनके सामने चुनाव लड़ लो, जिसके आप इनके सामने चुनाव लड़ो। ये बार बार सबको ललकार रहे हैं। ब्रजेश भाई इसी तरीके से ये ललकार रहे थे हमको, इसी तरीके से हमको ललकार रहे थे जब हम अन्ना आंदोलन में थे, और उनकी हैसियत हमने बताने का काम दिल्ली के अंदर किया था। और फिर हम कह रहे हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, जो 18,000 करोड़ का बकाया है ना, वो बकाया भी हम देने का काम करेंगे। और इधर ओके समीर सिंह, ओके ओके थैंक यू थैंक यू। अरे भाई समीर सिंह एक सेकंड थैंक यू इमरान जी, शुक्रिया इमरान जी, शुक्रिया। बकाये जो है उनको खत्म करेंगे, हम गन्ना का जो वाजिब दाम है उस दाम तक लेकर जाएंगे। प्लीज हम तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं आपको चैलेंज देने के लिए। ओके यस समीर सिंह 10 सेकंड आप बोलिए, अपना पक्ष रखिए, कुछ कह रहे थे। देखिए ब्रजेश जी, ये सब चीज फ्री में करना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बिजली पानी सब फ्री कर देंगे, पैसा कहां से आएगा? दिल्ली के अंदर ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, मैं इन पर बहुत डिबेट नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पर जरूर कहना चाहता हूं कर दिया है। एक सेकंड का बजट हमने दुगना कर दिया है, आप सब कुछ फ्री में पूंजीपतियों जनता को देते हैं। यही इमरान जी रुकिए। मंडी टैक्स है, पंजाब के अंदर 8% मंडी टैक्स है, उत्तर प्रदेश में 1% मंडी टैक्स है। कांग्रेस पंजाब में मंडी टैक्स क्यों नहीं घटाती किसानों से? केरल में एमएसपी नहीं है, राहुल गांधी सांसद है, एक बार भी नहीं कहते कि एमएसपी केरल में भी लागू होनी चाहिए। 10 साल सरकार में थे, मनमोहन ने एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? देश के 5 खाद कारखाने इन्होंने बंद कर दिया, आदरणीय मोदी जी ने देश के 5 खाद कारखाने चलाए। 2013 आप रिपीट कर रहे हैं बात को। ओके चौधरी पुष्पेंद्र जी, समीर सिंह ललकार रहे हैं कि दम हो तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एंट्री करके दिखाइए और प्रधानी के चुनाव लड़के। ब्रजेश जी एक सेकंड ओंकार जी रुकिएगा, पुष्पेंद्र जी का स्टेटमेंट ले लूं फिर आता हूँ। इनकी तो जमानत जब्त हो गई। अरे वो चुनाव नहीं लड़ते हैं पुष्पेंद्र सिंह भाई, वो किसान नेता हैं, आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। बोलिए पुष्पेंद्र जी। नहीं हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ तो पुष्पेंद्र जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी बोलिए, पुष्पेंद्र जी बोलिए। नहीं पुष्पेंद्र जी तो चैनल की खेती करते हैं। बोलिए पुष्पेंद्र जी। तो चैनलों पर खेती करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलिए। चैनलों की खेती करते हैं। अब आप थोड़ा शांत होइए तो मैं उनको बोलने दूं। उत्पन्न होती है ओके, और यही समाप्त हो जाती है। थैंक यू। यस, किसानों की समस्याएं यही उत्पन्न होती है। ओके, उनसे मेरा लिंक टूट गया है। ओंकार नाथ जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, आप कहीं तब तक हम कनेक्शन जोड़ते हैं। हालत वो है, 1978 में स्टेडियम में एक कुश्ती सम्मेलन हुआ था, और उसके अंदर एक पाकिस्तान का पहलवान आया था और एक हिंदुस्तान के थे, गाजीपुर के थे राय साहब, और वो पहलवान जो था वो आया और आते ही रिंग के बाहर कूद गया और कहने लगा हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वही हाल इनका है कि इनके आदमी मार मार के भगाए जा रहे हैं गाँव से, गाँव में घुसने नहीं पा रहे हैं, फिर भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।